जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली। आज आयुर्वेद के एक बेसिक कॉन्सेप्ट त्रिदोष के पित्त दोष पर बात करेंगे। वात दोष पर पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको वात दोष के पर्याय, गुण, कर्म तथा प्रकार बताए हैं। आज पित्त दोष के पर्याय, गुण, कर्म, प्रकार तथा पित्त प्रकार के प्राकृत गुण और कर्म देखेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको एग्जाम प्रिपरेशन इजी हो जाएगी, और अगर आप एमडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन हो जाएगा। तो आप मेरा यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। मैंने इसमें याद करने की इजी टिप्स भी बताई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पित्त दोष। आप सब जानते हैं कि वी ह्यूमन बीइंग आर हॉट ब्लडेड। हीट की एब्सेंस मतलब लाइफ की एब्सेंस। हीट के बिना जी नहीं सकते, और लॉस ऑफ हीट एक डेड साइन है। बॉडी हीट पित्त के द्वारा उत्पन्न होती है और उसके द्वारा ही मेंटेन भी होती है। तो यह पित्त एक्चुअली है क्या? तो यह पित्त है वह वात के समान शरीर का एक विशिष्ट, शक्तिशाली और महत्वपूर्ण तत्व है, जो पाचन क्रिया के साथ साथ मलों की उत्पत्ति भी करता है। सबसे पहले देखते हैं पित्त के पर्याय। वैश्वानर, पावक, वहनी और अनल यह पित्त दोष के पर्याय हैं। ध्यान रखिए, अनिल वात का पर्याय है, जबकि अनल पित्त का पर्याय है। पित्त एक अंतराग्नि है, जिसके द्वारा पाचन आदि अग्निकर्म होते हैं, अर्थात आहार पाक और धातु पाक होता है। आहार पाक और धातु पाक के बाद प्रसाद और कीट भाग की उत्पत्ति होती है। प्रसाद भाग पोषण कर्म करता है, जबकि कीट भाग से मल की उत्पत्ति होती है। वैसे तो पित्त पंचभौतिक है, फिर भी अग्नि और जल महाभूत की अधिकता रहती है। अंतरअग्नि पित्त का सूक्ष्म रूप है, जबकि अग्न्याशय आदि में से होने वाला स्त्रव पित्त का स्थूल रूप है। अब पित्त का स्वरूप देखते हैं। उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता, लघुता, अतिस्नेह, आमगंध, कटु और अम्ल रस तथा सरत्व यह पित्त के आत्मरूप है। सुश्रुत ने उष्णता, तीक्ष्णता, रुक्षता, लघुता और विशदता यह पित्त का स्वरूप बताया है, और आचार्य वाग्भट ने उपरोक्त आत्मरूप के साथ साथ पित्त के किंचित स्नेह युक्त होना भी बताया है। इसके अलावा पित्त के प्रकार के आधार पर राग, पक्ति, तेज आदि पित्त के स्वरूप हैं। अर्थात पित्त अंतरअग्नि है, और जो भी कर्म रूप स्वरूप या गुण रूप लक्षण है वह सारा पित्त के स्वरूप है। आगे हम पित्त के गुण और कर्म देखते हैं। पित्त के गुण देखते हैं। सबसे पहले भौतिक गुण। चरक सूत्र स्थान 1 में कहा गया है कि सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु, अर्थात सस्नेह मतलब स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर और कटु यह 7 गुण पित्त में होते हैं। आचार्य वाग्भट में कहा गया है कि पित्त सस्नेह तीक्ष्णोष्ण लघु विश्रम सरम द्रवम, अर्थात पित्त के सस्नेह, उष्ण, तीक्ष्ण, लघु, विश्र, सर और द्रव यह 7 गुण होते हैं। यहाँ पर आचार्य वाग्भट ने चरक के कटु और अम्ल के बदले लघु और विश्र गुण बताया है। अर्थात अष्टांग हृदय में पित्त के रस वाले गुण कटु अम्ल नहीं बताए। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। यह आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी उपयोगी होगा, और एमडी की एंट्रेंस एग्जाम में भी उपयोगी हो सकता है। श्लोक पूर्ति में भी आप इसको इजीली याद कर सकते हो। आचार्य सुश्रुत ने कहा गया है कि पित्त में भी 9 गुण होते हैं। पीतम, तीक्ष्णम, द्रवम, पुति, नीलम, पीतम तथैव च, उष्णम, कटुरसम चैव, विदग्धम च अम्लमेव च। इस तरह आचार्य सुश्रुत ने भी चरक के कटु और अम्ल गुण का वर्णन किया है, जबकि वाग्भटोक्त लघु और विश्र गुण को नहीं बताया है। चरकोक्त सस्नेह गुण का वर्णन भी नहीं किया, अर्थात सुश्रुत ने चरकोक्त सस्नेह के अलावा 6 गुण बताए हैं। साथ में पुति, नील और पीत यह 3 वर्ण तथा गंध संबंधी गुण बताए हैं। इस तरह से टोटल 12 गुण होते हैं। स्निग्ध अर्थात स्लाइटली अनकटेनस, उष्ण अर्थात हीट, तीक्ष्ण अर्थात शार्पनेस,
द्रव मतलब लिक्विडिटी, अम्ल मतलब खट्टापन, सर, कटु, पुती, नील, विस्र और लघु। यहाँ पर पीतवर्ण, द्रव, स्निग्धता आदि स्थूल पीत के गुण हैं, जबकि उष्णता, तीक्ष्णता, लघुता आदि सूक्ष्म पीत है। अब यह स्थूल पीत और सूक्ष्म पीत क्या है? तो स्थूल पीत है वह पाचक स्त्राव को हम ले सकते हैं, और सूक्ष्म पीत के रूप में पाचक स्त्राव में विद्यमान द्रव्य के द्वारा होने वाले अग्नि आदि कर्म को ले सकते हैं। अब रासायनिक गुण देखते हैं। सबसे पहले गंध। वाग्भट ने पीत को विस्रगंधी अर्थात फिशी स्मेल वाला और सुश्रुत ने पूतिगंधी अर्थात मांसगंधी बताया है। प्राकृतिक वर्ण। सामावस्था में नील तथा नीरामावस्था में पीत वर्ण का होता है, और आचार्य सुश्रुत ने हरित वर्ण बताया है जो विकृत वर्ण है। प्राकृतिक रस कटु होता है। आचार्य सुश्रुत के मतानुसार विदग्धावस्था में अम्ल रस होता है। सारंगधर ने कटु और तिक्त रस वाला बताया है। यह पॉइंट वाइवा के लिए याद कर लीजिए। मानसिक गुण सत्व गुण प्रधान होता है तथा रूप, शब्द और स्पर्श पीत के नैसर्गिक गुण हैं। सुश्रुत सूत्रस्थान 21 में कहा गया है कि सत्व रजो बहुलो अग्नि, अर्थात पीत में सत्व और रजगुण प्राकृतिक गुण के रूप में विद्यमान रहते हैं। यह आप सृष्टि उत्पत्ति क्रम में देख चुके हैं। पीत का आत्मरूपी स्वरूप बोधक है, इसलिए उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता, लघुता आदि पीत के स्वरूप है। अब स्थान देखते हैं। वैसे तो पीत सर्व शरीर व्याप्त है, फिर भी चरकाचार्य ने स्वेद, रस, लसिका, रुधिर तथा आमाशय, खासकर अधो आमाशय को पीत के स्थान बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने पक्वाशय तथा आमाशय के बीच में पीत का स्थान माना है। इसके अलावा यकृत, प्लीहा, हृदय, दृष्टि, त्वचा, यह भी सारे पीत के स्थान हैं जो पीत के प्रकार के समय में आपको बताऊंगी। आचार्य वाग्भट ने नाभिरामाशय शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पर नाभि से अम्बिलिकल न समझकर ग्रहणी या क्षुद्रांत्र समझ सकते हैं। अब पीत के प्राकृत कर्म देखते हैं। आचार्य चरक ने सूत्रस्थान में बताए हुए श्लोक के अनुसार दर्शन अर्थात देखना, पक्ति अर्थात अन्न का पाक करना, यह पीत का प्रधान कर्म है। पाचन कर्म पीत का मुख्य कर्म है। आहार द्रव्य का पाचन कर सार किट्ट में विभाजन करके धातु पोषण तथा उत्तरोत्तर धातु का निर्माण करना, यह पूरा कर्म पक्ति के अंतर्गत आ जाता है। ऊष्मा अर्थात शरीर के तापमान का नियंत्रण करना, क्षुत अर्थात भूख लगना, तृष्णा अर्थात प्यास लगना, यह भी पीत के कर्म है। हमें जो भूख और प्यास लगती है वह पीत के कारण है, और इसी के द्वारा शरीरस्थ तापमान का नियंत्रण भी होता है। देह मार्दव अर्थात शरीर को मृदु बनाए रखना, प्रभा अर्थात कांति, प्रसाद अर्थात मानसिक प्रसन्नता तथा मेघा यानी धारण शक्ति, ये सारे भी पीत के कर्म हैं। पूरा श्लोक अगर देखना है तो पहले स्टार्टिंग से देखिए। दर्शन, पक्ति, ऊष्मा च, क्षुत, तृष्णा, देह मार्दवम, प्रभा, प्रसादो, मेघा च, पित्त कर्म अविकारजम, अर्थात पहले तीन के बाद च लगाकर दूसरे तीन कर्म, दूसरी लाइन में भी पहले तीन कर्म के बाद च लगाकर पित्त कर्मा विकारजम, यह लिखने से श्लोक पूर्ण हो जाता है। तो बिल्कुल इजी है, आप यह श्लोक को याद कर लीजिए। इसके अलावा वर्ण अर्थात शरीर के प्राकृतिक वर्ण को बनाए रखना, शौर्य अर्थात साहस, रुचि तथा धी अर्थात बुद्धि के कर्म भी पीत के अंतर्गत आ जाते हैं। ओजकृत पीत भी बुद्धि का कर्म कहलाता है। सारे शुभ कर्म प्राकृत पीत के द्वारा होते हैं और सारे ही अशुभ कर्म विकृत पीत द्वारा होते हैं। तो यह है पीत के प्राकृत कर्म। पीत के प्रकार देखते हैं। पीत के 5 प्रकार है। पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। इसे आप पारसा आभा अर्थात पारसी लोगों की आभा इस तरह से याद कर सकते हैं। यहाँ पारसी के बदले पारसा लिख लो, इसलिए आपको इजीली पित्त के प्रकार याद हो जाएंगे। यहाँ पर पा से पाचक पित्त, र से रंजक पित्त, सा से साधक पित्त,
आ से आलोचक पित्त और भा से ब्राजक पित्त। शारंगधर संहिता में जो श्लोक है वह भी इजी है, आप इसे याद कर लीजिए। पाचकम भ्राजकम चैव रंजकालोचके तथा साधकम चेति पंचैव पित्त नामानि अनुक्रमात्। इसे याद करने के लिए सबसे पहले पाचक पित्त, फिर लास्ट वाला भ्राजक पित्त, फिर सेकंड वाला रंजक पित्त, फिर सेकंड लास्ट आलोचके तथा बीच वाला साधकम, इतना लिखकर चेति पंचैव पीत नामानि अनुक्रमात्, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो, तो इसे भी आप जरूर याद कर लीजिए। अब पित्त के प्रकार व स्थान देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाचक पित्त। पाचक पित्त नाम से ही हम जान सकते हैं कि यह पित्त पाचन क्रिया में सहायक होता है। वाग्भट तथा सुश्रुताचार्य के अनुसार पक्वाशय मध्य पाचक पित्त का स्थान है। स्थूल रूप से पाचक पित्त अग्न्याशय, यकृत, पित्तधरा कला अर्थात ग्रहणी और अधो आमाशय आदि में से होने वाला पाचक स्राव है तथा सूक्ष्म रूप में इन स्रावों में विद्यमान पाचकाग्नि है। दूसरा है रंजक पित्त। रंजक पित्त का मुख्य कर्म रस का रंजन करके रक्त में परिवर्तित करना अर्थात आहार रस और रस धातु को रक्तवर्ण प्रदान करके रक्त बनाना है। आचार्य सुश्रुत ने रंजक पित्त का स्थान यकृत और प्लीहा बताया है तथा वाग्भटाचार्य ने आमाशय बताया है। सारंगधर ने रंजक पित्त का स्थान हृदय बताया है, यह पॉइंट याद कर लीजिए। रस में विद्यमान तेज और पित्त की उष्णता के कारण रस रक्तवर्ण का बन जाता है और रक्त धातु में परिवर्तित होता है और इस प्रक्रिया को अग्निकर्म कहते हैं। तीसरा प्रकार है साधक पित्त, जिसका स्थान संहिता में हृदय बताया गया है। शरीर के बुद्धि वैशेषिक सारे कर्म साधक पित्त के द्वारा होते हैं। साधक पित्त हृदयस्थ श्लेष्माजन्य तमोगुण का नाश करता है और हृदय को निर्मल बनाता है, ऐसा चरक के टीकाकार दल्हन ने बताया है। जैसे जिस तरह से हृदय में चैतन्य रूप वातिक शक्ति रहती है, वैसे ही वैचारिक रूप पैतिक शक्ति भी रहती है, अर्थात हृदय में वात और पित्त दोनों दोष रहते हैं। हम सब जानते हैं कि पित्त की उत्पत्ति सत्व और रजगुण से होती है और इस गुण से सूक्ष्म दृष्टि का विकास होता है, जो साधक पित्त का कर्म है। चौथा प्रकार है आलोचक पित्त, जिसका स्थान दृष्टि बताया गया है अर्थात नेत्र है। यहाँ पर दृष्टि से रेटिना में विद्यमान रोड और कोन्स को हम समझ सकते हैं। रूप ग्रहण करना यह आलोचक पित्त का मुख्य कर्म है। और पांचवा प्रकार है प्राजक पित्त, जिसका स्थान त्वचा है और यह त्वचा को वर्ण प्रदान करता है। आगे देखते हैं पित्त की विशेषता और सुश्रुत अनुसार पित्त के प्रकृतिस्थ गुण। पाचक पित्त की मात्रा सारंगधर ने तिल प्रमाण बताई है, अर्थात तिल जितना या फिर तिल के प्रमाण के सूक्ष्म द्वार से बाहर निकलने वाला कहा है तथा स्थान अग्न्याशय अर्थात पेनक्रियास कहा है। साधक पित्त के लिए दल्हन ने कहा है कि ओज और साधक पित्त दोनों एक ही है। आलोचक पित्त के भेल संहिता में दो प्रकार बताए हैं, चक्षु वैशेषिक जो रूप ग्रहण में सहायक है और दूसरा है बुद्धि वैशेषिक, यह श्रृंगाटक में रहता है, जो अत्यंत सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण कर धारण कर रखता है और यथा समय प्रकट करता है। पूर्व जन्मानुभूत संस्कारों की स्मृति यहाँ पर रहती है, ऐसा भेल संहिता में कहा गया है। सुश्रुत ने श्रृंगाटक को सद्य प्राणहर मर्म भी कहा है और पुराण के अनुसार शिव शंकर का तीसरा नेत्र भी यही रहता है। आगे देखते हैं सुश्रुत के अनुसार प्रकृतिस्थ गुण। पाचक पित्त का प्रकृतिस्थ गुण है पक्तिकृत अर्थात पाचन क्रिया में सहायक होना। रंजक पित्त का प्रकृतिस्थ गुण है रागकृत अर्थात वर्ण प्रदान करना, रस को रक्त में परिवर्तित करना। तीसरा है साधक पित्त, जिसका प्रकृतिस्थ गुण है मेघाकृत अर्थात बुद्धि वैशेषिक कर्म में हेल्प करना। चौथा है आलोचक पित्त, जिसका प्रकृतिस्थ गुण है तेजकृत अर्थात दृष्टि प्रदान करना। और भ्राजक पित्त, जिसका प्रकृतिस्थ गुण है उष्मकृत अर्थात त्वचा को वर्ण प्रदान करना और शरीर की ऊष्मा को बनाए रखना। प्रकृतिस्थ गुण और विशेषता यह दोनों वाइवा, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू आदि के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यह पॉइंट सारे पॉइंट आप याद कर लीजिए। और प्रकृतिस्थ गुण है वह
पित्त के कर्म में भी आप लिख सकते हो। अब प्राकृत कर्म और विकृत कर्म देखते हैं। सबसे पहले पाचक पित्त। पाचक पित्त का प्राकृत कर्म पाचन क्रिया में सहायक होना, पाचन क्रिया के द्वारा आहार को विभाजन करना और सार कीट का पृथक्करण करना है। अगर पाचक पित्त विकृत हो जाता है तो अग्निमांद्य, अम्लपित्त, ग्रहणी, अजीर्ण आदि जीआई ट्रैक्ट के व्याधि उत्पन्न होते हैं। दूसरा है रंजक पित्त, जिसका प्राकृत कर्म है रस धातु का रंजन करके रक्त को निर्माण करना, और अगर ये विकृत हो जाता है तो पालित्य नामक व्याधि उत्पन्न होती है। सिर्फ पालित्य आप इसे याद कर लीजिए। तीसरा है साधक पित्त, जिसका प्राकृत कर्म है बुद्धि, मेघा, अभिमान, उत्साह और प्रसन्नता बनाए रखना, और विकृत कर्म है भय, क्रोध, मोह आदि बुद्धि के विकार को उत्पन्न करना। चौथा प्रकार है आलोचक पित्त, जिसका प्राकृत कर्म दर्शन अर्थात देखना है, तथा विकृत कर्म है दृष्टि संबंधी तिमिर आदि तथा दृष्टि पतल के व्याधि को उत्पन्न करना। और लास्ट वाला है भ्राजक पित्त, जिसका प्राकृत कर्म है त्वचा का प्रकाशन, प्रभा, ताप नियंत्रण, अभ्यंग, परिसेक, आलेप आदि का पाचन करना, और विकृत कर्म है विवर्णता और त्वचा के अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करना तथा अनेक प्रकार के कुष्ठ को उत्पन्न करना। तो यह बिल्कुल इजी है, आप इसे याद कर लो। तो यह था पित्त दोष का पूरा वर्णन। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।